तो अब तक हमने पढ़ा था रैंडम वेरिएबल एंड द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद इट, मतलब रैंडम वेरिएबल और उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब हम पढ़ते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो एक बार देख लेते हैं। रैंडम वेरिएबल हमने एक्स, कैपिटल एक्स डिफाइन किया था, जो कि होता था जो कि कोई भी रैंडम वैल्यूज ले सकता है, और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होती थी पी ऑफ एक्स, है ना, ये हो गया। अब हम इसकी मीन और वेरिएंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मीन की बात करते हैं। मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। थोड़ी देर बाद वेरिएंस की भी बात करते हैं। तो अब थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब हमने स्टैटिस्टिक्स में कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। कोई भी डेटा होता है, कोई भी टेबल होती है, जैसे हमने टेबल बनाई थी ना, ठीक है। इधर x था, इधर p ऑफ x था, इधर 0 1 2 3 4 5 ऐसे लेके, और यहाँ पे p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4 और ये p ऑफ 5 ऐसे करके जाता रहता था। तो ये नंबर ज़रूरी नहीं है 0 1 2 3 4 हो, ये कुछ भी हो सकता है। तो जो टेबल होता है, इससे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्या करते थे, अगर हमारे पास कोई टेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें हमको पता चल रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स में देखते थे तो हमने देखा था कि मान लो हमारे पास क्लास में 100 बच्चे हैं, तो उसमें से हमने देखा था कि किसके मैथ्स में प्रोबेबिलिटी में कितने मार्क्स आए। तो ये हो गया मार्क्स, और ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दूसरी तरफ बनाते हैं, ये हो गया मार्क्स, और ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। अब मान लेते हैं 5 मार्क का टेस्ट हुआ था, छोटा सा टेस्ट हुआ था, एक ही क्वेश्चन का 5 मार्क का, जिसमें स्टेप वाइज मार्किंग थी और सबको होल नंबर में मार्क्स मिले हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो किसी का नेगेटिव नहीं था। तो 5 मार्क का टेस्ट था, तो या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। अब जब टेस्ट ही 5 मार्क का था तो 5 से ज़्यादा तो मिल नहीं सकता। तो और किसी ने अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0 मिल जाएगा, आधा सही किया तो 2 या 3 मिलेंगे, है ना। 2.5 नहीं मिलते हैं उसको, ठीक है। हम लोग इन स्टेप मार्किंग में इंटीजर्स कह रहा हूँ, फ्रैक्शनल मार्किंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब मान लो क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 100 है, और ये मार्क्स है, तो टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। तो मान लो 0 कुछ 12 बंदों को आया, 0 आया 12 को, ये टेबल बना देते हैं एक। 0 आया 12 लोगों को, फिर 5 आया कुछ मान लो 8 लोगों को, फिर ये 4 आया 10 लोगों को, फिर 3 आया 50 लोगों को, है ना। और फिर 2 आया, 1 आया 5 को और 2 आया 5 को, ऐसा भी हो सकता है ना। मतलब आ सकते हैं, टेस्ट पे डिपेंड करता है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान से देखो, इन सब का सम 100 है, 12 8 20 30 40 20 30 और ये 40 100 नहीं है, तो मान लो इसको 15 है, ठीक है। हो गया ये, अब हो गया 12 + 8 20 + 20 40 50 और ये 50, तो ठीक है। अब हो गया ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने देखा था जब भी हमारे पास ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम उसके लिए
उसको मेजर करने के लिए या उसका ग्राफ जो भी है बनाने के लिए या किसी और पर्पस के लिए, ताकि हम लोग उसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकें, हम लोग हम लोग एक नाम डिफाइन करते थे जो है सेंट्रल टेंडेंसीज। जो कि है सेंट्रल टेंडेंसीज। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को भूल जाते हैं। अभी हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो हम उसके लिए कुछ बेटर मतलब एनालिसिस करने के लिए या उसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें डिफाइन कर देते हैं। वो है उनमें से एक है सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसीज नाम से क्या पता चलता है? सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जिसके पास सेंटर में रहने की क्षमता है। टेंडेंसी मतलब कोई क्षमता या ऐसा कुछ, सेंट्रल मतलब सेंटर में। तो सेंट्रल टेंडेंसीज के अंदर आता था मीन, पहला। दूसरा आता था मीडियन और तीसरा आता था मोड। ये तीनों सबसे सिंपल सेंट्रल टेंडेंसीज है। तो इसमें पता चल गया होगा, मीन में हम लोग सारे का एवरेज लेते थे, सम ऑफ ऑल टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, और मीडियन में क्या करते थे? पहले उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते, और जो मिडिल मोस्ट एलिमेंट है, मतलब अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है तो nth एलिमेंट को हम बोलते थे मीडियन, और अगर ऑड नंबर है तो n-1/2 और n+1/2। सॉरी हाँ, ये हो गया 2n-1/2 और 2n+1/2। तो ये इसको फाइनली हो जाएगा, ये मोड को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा n-1/2 n+1/2। ठीक है, ये हो गया। इसमें और एक बार देख लेते हैं 2n+1। तो अगर मान लो 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगी? एक तो ये हो जाएगी, तो उल्टा हो गया। इसमें होता है मीडियन में, पहले तो हम उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो हमने मीडियन में देखा था कि जब हम कोई भी चीज़ अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, उसके बाद अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो भी डेटा है उसके, तो हम उसमें से एक तो n/2 को लेते थे मीडियन, और एक n/2+1 को लेते थे। और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसमें हम लोग n/2 लेते थे। सॉरी, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसमें हम लेते थे n+1/2, मतलब ये हो गया 2n+1/2। ठीक है, इसमें लेते थे हम लोग n+1, इसमें लेते थे n+1th, और इसमें लेते थे n/2 और n/2+1। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इनका मीडियम क्या होगा? ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो इनका मीडियन होगा 3। और अगर ये एग्जाम्पल है, ये है, और इनका मीडियन क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है 3 और 4, है ना। ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये हमेशा सेंटर के आसपास रहती है। और जैसे अगर मेरे को 1 2 3 4 5 का मीन निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 5। तो ये ऊपर का समेशन कितना हो गया? लेफ्ट साइड लिख देना,
एक सेकेंड, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। तो इसका समेशन हो गया 15 और नीचे 5 है तो ये कट के हो गया 3। तो हमारे पास फाइनल आ गया मीन 3। तो जो पहले वाला केस था इसके लिए मीन क्या है 3 और ये सेंटर में है जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके। तो ये हमेशा सेंटर में रहती है ये सेंट्रल टेंडेंसीज। और ऐसी एक टेंडेंसी है मोड। मोड बड़ी सिंपल सी है कि जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो हमारा मोड हो जाएगा। मोड को लिख देते हैं मोस्ट रिपीटिंग। ये हो गया हमारा मोड। मीडियन क्या होता था, असेंडिंग में अरेंज करो या डिसेंडिंग में करो, उसके बाद फिर उनका जो मिडिल वाला सबसे मिडिल एलिमेंट है वो उठाओ। ऑड केस में तो इवन केस में उसका जो भी डिवाइड बाय 2 टर्म है, मतलब अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है 6 टर्म है तो 6 डिवाइड बाय 2 थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म हमें लेना पड़ेगा। मीन में क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो अब हम मीन से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। मीडियन और मोड अब हमारे काम के नहीं है। वापस हम याद कर लेते हैं हमारे मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल को, ठीक है। इसको भी हटा दो। अब मीन में क्या आता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स बाय नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। अब मेरे पास जैसे कोई सीरीज है 1 2 3 4 5 से लेकर 1000 तक मान लो। अब मुझे इसका सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे मीन निकालना है ना इसका, इस सीरीज का। इस सीरीज को साइड में लिख देते हैं अच्छे से। मेरी सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 999 और 1000, ठीक है। तो अगर मुझे सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालना है तो मैं क्या ऐसे लिखूंगा हमेशा, ये हो गया मीन। मैं लिखूंगा 1 + 2 + ऐसे लेके सारे लिखूंगा से लेके 1000 तक। उसके बाद डिवाइडेड बाय, ये तो है 1000 नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1000 है तो ऐसा। तो ये लिखना है ना, इतना सब लिखना कभी कभी टायरसम हो सकता है जब नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक नया नोटेशन लाते हैं हम यहाँ पे, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं एन वेरिएबल है ना। और यहाँ पे लिमिट्स लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये सिग्मा का मतलब क्या हो गया, सिग्मा का मतलब सम्मेशन होता है। हाँ, तो इसमें ऐसा होगा कि मैं जैसे जैसे नंबर पुट करते जाऊंगा उनके बीच में प्लस का साइन अपने आप लगते जाएगा। सिग्मा का मतलब वो होता है, ठीक है। सिग्मा मतलब सम्मेशन, है ना। तो यहाँ पे i = 1 से लेके 1000 तक है, मतलब ये n कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से लेके 1000। तो पहला मैंने टर्म डाला n में, ये मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, जो अपने आप बीच में प्लस 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 डालते जा रहा है। तो मैंने n में मान लो कोई टर्म, फर्स्ट टर्म डाला 1 डाला 1, और फिर बाद में 2 डाला तो सिग्मा की वजह से वापस प्लस आ गया नेक्स्ट दोनों टर्म्स के बीच में। अब फिर इसके बाद इसने वापस प्लस डाल दिया उन दोनों के बीच में, 3 के बीच में, 3 और 2 के बीच में। अब ऐसे ही ये डालते जाएगा 1000 तक सिग्मा। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो लिखने का जो काम है वो इतना छोटा हो गया, ठीक है। ये हो गया सिग्मा का सिग्निफिकेंस, डिवाइड बाय 1000 सिंपली लिख देते हैं। सिग्मा n है तो दरअसल होता ही है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, ये है n × n-1 n × n+1/2, सॉरी, ये होता है सिग्मा n का ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें मेरा i 1 से 1000 जा रहा है तो मेरा लास्ट नंबर जो है वो मैं पुट करूंगा 1000 × 1001/2। तो ये क्या हो गया, ये जो भी नंबर होगा
उसका डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा आ गया फाइनली सिग्मा, तो हो गया मेरा मीन। ठीक है, तो ऐसे करके हम मीन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं रैंडम वेरिएबल पे। तो हम वापस आ गए रैंडम वेरिएबल पे। तो रैंडम वेरिएबल में हमने देखा था एक्स है एक वेरिएबल और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ एक्स। अभी थोड़ी देर में एग्जांपल्स भी देख लेंगे। ठीक है, ये ऐसे टेबल चला जाएगा। चलो टेबल मान लें यहाँ यहीं तक है। एक्स है मेरा 0 1 2 3 4 5। पी ऑफ एक्स मान लो कुछ है, चलो सबके लिए 1/5 ले लेते हैं अभी के लिए। 1/5 1/5 क्यों लिया? क्योंकि 1/5 5 बार करेंगे तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, मेरा कोई केस नहीं छूट रहा क्योंकि मेरा प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 है ना। अभी देख लो 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी ये 6 है, तो 1/6 ले लेते हैं। मिटा देते हैं एक बार 1/6। ये सब अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन एक रैंडम एग्जांपल है। जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा अभी तक, रैंडम वेरिएबल भी देख लिया, तो ये रैंडम एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सब हो गए प्रोबेबिलिटीज। तो हम मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं? मीन, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, सॉरी इसको हम ई से डिनोट करते हैं मीन को प्रोबेबिलिटी में। ई ऑफ एक्स मतलब ई ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, इसको हम बोलेंगे सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई। ठीक है, और इसमें आई जा रहा है जो भी इनिशियल नंबर है, 0 ले लो 1 ले लो 2 ले लो, जो भी है इनिशियल नंबर है एक्स आई से x1 से लेके xn तक जा रहा है ये i। तो हर एक x1 x2 xn के लिए होगा, हर एक x1 के लिए एक p1 होगा, x2 के लिए p2 होगा, x8 के लिए p8 होगा और x4 xn के लिए pn होगा। pn मतलब प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू ये। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन जो है मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस सो ऑन x8 p8 प्लस सो ऑन xn pn। ये दे देगा हमको फाइनली मीन। अरे ये हमको फाइनली मीन दे देगा रैंडम वेरिएबल x का, कैपिटल X। ठीक है, तो मीन से जुड़े और एग्जांपल्स करते हैं अभी। वो डाइस वाला पुराना प्रॉब्लम उठा लेते हैं। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हैं अभी। तो डाइस वाला पुराना प्रॉब्लम क्या था कि मुझे सम ऑफ नंबर्स ऑन द फेस ऑफ, हमने 2 डाइस टॉस करी और उनके जो टॉप फेस है उस पर जो भी नंबर्स आए उसका हमने सम कर दिया और फिर उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालना बाकी था। हमने अभी तक सम किया है, बस उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और उसके बाद फिर उनका मीन निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो हम वही टेबल बना लेते हैं पुराना। 1 2 3 4 5
6 तक ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। ये हमारे डाइस के नंबर्स हैं, तो इनको थोड़ा अलग सा बनाते हैं। तो ये हो गया। तब इसमें हम समेशंस लिखते हैं और फिर निकालने की कोशिश करेंगे मीन, वेरिएंस। अभी वेरिएंस नहीं निकालेंगे, अभी हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे जो हमारा सम का, और फिर उसके बाद में उसका मीन निकालेंगे।